Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is pathogens causing infectious disease. हम डिफरेंट पैथोजेंस को डिस्कस करेंगे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ आर दोज विच आर कॉज्ड बाय एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो पैथोजेंस के बॉडी के अंदर एंटर होने की वजह से और फिर उनकी ग्रोथ की वजह से बनती हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो पैथोजेंस के बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद और फिर बॉडी के अंदर ग्रो करने के बाद जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं बॉडी के अंदर, उन डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर पैरासाइट्स आर द पैथोजन कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं पैथोजेंस की. वो पैथोजेंस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स वगैरह जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं. अच्छा, सबसे पहले वायरस को डिस्कस कर लेते हैं. वायरसेस आर टाइनी पार्टिकल्स विच कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़. अच्छा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड can't be seen with naked eye. A complete virus is composed of genetic material called genome covered by coat called capsid. एक कंप्लीट वायरस जो होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं. अब जीनोम जो है वो कवर्ड हुआ होता है एक कोट के साथ, जिस कोट को कैप्सिड कहते हैं. अब ये कैप्सिड जो है ये एक प्रोटीन की बनी हुई प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है जो जीनोम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इन सम केसेस एन एडिशनल कोड कॉल्ड एनवेलप इज़ आल्सो प्रेजेंट अराउंड द कैप्सिड. अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मतलब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि उसके अंदर एक और एडिशनल कोड प्रेजेंट होता है, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिस लेयर को एनवेलप कहते हैं, जो कैप्सिड के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, जिसने कैप्सिड को सराउंड किया हुआ होता है, कैप्सिड की आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है. ये कुछ वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है एनवेलप, कुछ के अंदर एनवेलप नहीं होता. कैप्सिड इज़ प्रोटेक्टिव कोट मेड अप ऑफ प्रोटीन. अब कैप्सिड जो है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वायरस की जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है. एनवेलप वेयर प्रेजेंट इज़ ऑफन कवर्ड विद स्पाइक्स एंड दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल. अब वो कहें कि एनवेलप जो होता है इससे यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम देखें, सबसे इनर मोस्ट में आपके पास जीनोम प्रेजेंट है. ये जो रेड कलर का आपको सेंटर में पोर्शन नज़र आ रहा है ये जीनोम है, और जीनोम जो है इसके अंदर आपके पास डीएनए आ जाता है. जो रेड कलर का है वो डीएनए है और डीएनए को सराउंड किया हुआ है प्रोटीन ने. प्रोटीन और डीएनए जो है ये मिलके वायरस का जीनोम बनाते हैं. फिर उससे नेक्स्ट लेयर जो है, ये जो आपको हेक्सागोन टाइप दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो लेयर है हेक्सागोन भरी में जिसके 6 साइड्स हैं, ये जो है ये कैप्सिड है. अब कैप्सिड जो है इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है जीनोम को, जीनोम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक्ट करता है वायरस में. अच्छा, फिर उससे नेक्स्ट आ जाती है आपके पास लेयर एनवेलप की. एनवेलप जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके सराउंडिंग में स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही हैं ब्लू और येलो कलर के जो स्पाइक्स हैं. These are the spikes that are present outside to the envelope. अब एनवेलप जो है वो कुछ वायरसेस के अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ के अंदर एब्सेंट होता है. अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि एनवेलप वेयर प्रेजेंट इज़ ऑफन कवर्ड विद स्पाइक्स दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल. अब एनवेलप जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, ये मोस्टली कवर हुआ होता है स्पाइक्स, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है. स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे, जो जिनका फंक्शन क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं होस्ट सेल को, और फिर उसके जो है ना होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अंदर एंटर होते हैं इन स्पाइक्स के थ्रू. A virus after invading a host cell uses components of host cell and replicates rapidly for producing more and more viruses of its own kind. अच्छा, अब वायरस किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले
बिल्कुल जो है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब तक वो किसी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता तब तक वो एक्टिव नहीं होता। एंड बॉडी किसी होस्ट या बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वायरस जो है वो ग्रो करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वायरस जो है वो इन्वेड करेगा। इन्वेड का मतलब होता है फैलना। होस्ट के अंदर एंटर होने के बाद वो फैलना स्टार्ट कर देता है और होस्ट का जो सेल होता है उसका जो डीएनए होता है उसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पे रेप्लिकेट्स करता है। रेप्लिकेट्स मीन अपनी कॉपीज़ बनाता है, वहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करता है रैपिडली फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरसेस ऑफ इट्स ओन काइंड। और फिर अपनी ही जैसी कॉपीज़ बना के अपने जैसे वायरसेस जो है वो वायरसेस का नंबर इंक्रीज़ करता है, रैपिडली इंक्रीज़ करेगा और वायरसेस बनाएगा अपनी ही तरह के। ऑन completion of replication cycle, the new viruses damage the host cell and are released to invade the other cells of host body। और जब वो रेप्लिकेशन साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, मतलब कि अपनी कॉपीज़ बना लेता है, तो उसके बाद क्या करता है, जो नए वायरसेस बने होते हैं वो वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल को और ज़्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और जो सराउंडिंग के होस्ट सेल के टिश्यूज़ होते हैं उन्हें भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह वो इन्फेक्शन जो है वो फैलता रहता है और वायरस जो है वो वायरसेस का अटैक जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर बढ़ता रहता है। इन दिस वे द होस्ट सेल आर डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड रैपिडली। इस तरह जो होस्ट सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। द डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन आर कॉल्ड, अब यहाँ पे एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको वो वाले उन डिजीज़ की जो वायरस की वजह से होती हैं। उनमें आपके पास आ जाती हैं एड्स। अच्छा, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोविड-19 एज यू नो कि कोविड-19 जो है वो एक कोरोना वायरस की वजह से होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है वो भी वायरस की वजह से होता है। पोलियो, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये वायरसेस की वजह से होती हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम्स में सारी वायरसेस जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जिसमें पोलियो वायरस का सबसे पहला स्ट्रक्चर है, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस का स्ट्रक्चर, फिर कोविड-19 वायरस जो है वो कोविड-19 वायरस मतलब कि कोरोना वायरस उसका दूसरा नेम है, और स्मॉल पॉक्स वायरस, मीजल्स वायरस एंड कॉमन कोल्ड वायरस। अच्छा, ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखें। एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल द वायरसेस एंड देयरफॉर इनएफेक्टिव एज अ ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरसेस को किल करने की एबिलिटी नहीं रखती। मतलब कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम एज एन एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं वो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं, जबकि वायरसेस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। देयरफॉर ये इनफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वायरल इन्फेक्शन के लिए। वायरल इन्फेक्शन जो है इससे ठीक नहीं होता। एंटीवायरल मेडिकेशंस कैन समटाइम्स बी यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरस। जबकि एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं ना, ऐसी मेडिसिन्स जो एंटीवायरल हों वो मेडिकेशंस जो हैं वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा, बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और इन्वायरमेंट में ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर। इवन कि आपकी बॉडी के ऊपर 80 to 90% बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सराउंडिंग में एवरीवेयर बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरियल सेल इज सिम्प्लाइज एज nucleoid or a DNA without any nuclear membrane present in the cytoplasm, surrounded by a plasma membrane and an outer protective wall। अच्छा, बैक्टीरियल सेल की यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरियल जो सेल होता है उसमें डीएनए जो होता है उसके सराउंडिंग में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। मतलब कि डीएनए जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा डीएनए जो होता है उससे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड कह लें या डीएनए कह लें, मतलब कि ऐसा डीएनए जिसे किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड ना किया हुआ हो, वो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। और ये डीएनए जो होता है ये साइटोप्लाज्म में इस तरह ही पड़ा हुआ होता है, जबकि साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने और एक आउटर प्रोटेक्टिव सेल वॉल। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर प्रोटेक्टिव सेल वॉल, अब ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसने सराउंड किया हुआ होता है साइटोप्लाज्म को। यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देखें, ये सेंटर में जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये डीएनए है। अब डीएनए जो है उसके सराउंडिंग में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है।
और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्रीन कलर के आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। अब साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। वाइट कलर की आपको बाउंड्री नज़र आ रही है साइड पे सराउंडिंग में, ये वाली, ये बाउंड्री जो है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो रेड कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है जिसने सराउंड किया हुआ है बिल्कुल वाइट के साथ, ये जो है ये सेल वॉल है, सेल वॉल है। और सेल वॉल के आउटसाइड जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि पिंक कलर का है। ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल वॉल के अंदर से रेड कलर की इन्वेजिनेशंस निकलती हैं, जैसे कि आपको सेल वॉल रेड कलर की दिखाई दे रही है और इसके अंदर से ये स्पाइक्स निकल रहे हैं। ये स्पाइक्स होते हैं, ये पाइलस कहलाते हैं। पाइलस कहते हैं, या सिंगुलर एक होगा स्पाइक तो उसे हम पाइलस कहेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो उसे पिलाई कहेंगे। और इसके साथ साथ जो ये येलो कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प देता है, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पे वही बात आपको बताई हुई है, बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है जिससे किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटेक्टिव सेल वॉल ने। सम बैक्टीरिया है प्रोटेक्टिव कैप्सूल ओवर द सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि ये पिंक कलर की लेयर मैंने आपको दिखाई है, ये कैप्सूल की लेयर है, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये थोड़ा कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लाइमी नेचर होते हैं। स्लाइम जो है वो स्लिपरी सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये भी स्लिपरी होता है। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे से सर्कल्स दिखाई दे रही हैं, ये राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट होती है राइबोसोम की, यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। वन और मोर फ्लैजिला हेल्प्स द सेल टू मूव। यहाँ पे वही बात बताई हुई है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजिला होगा या एक से ज़्यादा होंगे तो उनका फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प देते हैं। जबकि पिलाई कैन हेल्प बाय सर्टेन बैक्टीरिया अटैच विद द होस्ट सेल, जबकि पिलाई जो होते हैं वो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो होस्ट सेल के साथ अटैच हो सके। मतलब कि पिलाई के थ्रू जो बैक्टीरिया होता है किसी भी होस्ट सेल के, होस्ट सेल जो होता है वो ऐसा सेल होता है, मतलब होस्ट सेल जो है वो सेल होता है जिसके साथ बैक्टीरिया ने अटैच होकर अपना इन्फेक्शन जो है वो इंजेक्ट करना होता है, मतलब कि अपना इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट सेल कहलाता है। तो पिलाई जो होते हैं उसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो अटैच करता है होस्ट सेल के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपको डिजीज़ की एग्जांपल्स बताई हुई हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, जिनमें आपके पास कोलरा, डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज टीबी, टेटनस आर द डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फंजाई। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। अब फंजाई जो होते हैं ये हमेशा अब वायरसेस और बैक्टीरिया जो थे ये हमेशा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जबकि फंजाई जो हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब कि एक सेल से मिलकर बने हुए भी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल भी होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज फंगल सेल डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब वो कह रहे हैं कि ये अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, सो डेट्स वाई प्लांट जो हैं वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं, जबकि फंजाई जो है उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से बाकी सारी इनकी जो रिजम्बलेंस होती है प्लांट से होती है, लेकिन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जबकि इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। सो डेट्स वाई दे कॉन्ट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड बॉडीज़ और डिकेइंग मैटर। तो ये क्या करते हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, या डिकेइंग मैटर, ये जो गंद वगैरह होता है उनके ऊपर ग्रो करते हैं। अ टिपिकल फंगल सेल कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है इनका प्लांट सेल की तरह होता है, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनालिसिस प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फंगल सेल में भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होता है और गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक प्लांट सेल। इसके अलावा दे हैव थिक वॉल्स। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। द ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कॉल हाइफाई।
अच्छा, अब जो फंजाई की बॉडी होती है वो फिलामेंट्स की बनी हुई होती है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं मशरूम का, ये इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं। मशरूम का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, थर्ड वाली पिक्चर देखें, इसमें ये फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हाईफाई कहते हैं। हाईफाई फंजाई रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर्स। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये रिप्रोड्यूस करते किस तरह करते हैं, अपना नंबर किस तरह इंक्रीज़ करते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो उनके अंदर बनता है। स्पोर एक राउंड सर्कल बॉडी होती है जो ग्रो करती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाती है। यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स आर एग्जांपल ऑफ फंजाई। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताई हुई हैं जिनमें यीस्ट जो आप बेकरी आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी फंजाई की ही एक टाइप है। मोल्ड, मशरूम्स आर एग्जांपल ऑफ फंजाई। और मोल्ड जो है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है डायग्राम, यहाँ पे आपको ऑरेंज दिखाया हुआ है जिसके ऊपर मोल्ड जो है उसने अटैक किया हुआ है। ये सारी फंजाई की एग्जांपल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि कुछ फंजाई जो होती है वो एनिमल्स के अंदर भी या ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी अटैक करती है। जैसे कि एथलीट्स फुट, जॉक इच, रिंगवॉर्म आर द डिजीज़ कॉज बाय द फंजाई। ये सारी डिजीज़ जो हैं ये फंगल इन्फेक्शंस हैं जो फंजाई की वजह से बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर या उसके अंदर रहता है और वहाँ से फूड और शेल्टर लेता है, वो ऑर्गेनिज़म जो है वो पैरासाइट कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज़म ऑन विच पैरासाइट लिव आर कॉल्ड होस्ट। जबकि वो ऑर्गेनिज़म जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है वो ऑर्गेनिज़म जो है वो होस्ट कहलाता है। पैरासाइट क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज़म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर रहे, वो ऑर्गेनिज़म पैरासाइट कहलाता है। और होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर पैरासाइट ग्रो करे। पैरासाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट। पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट से फूड लेते हैं, मतलब कि खुराक वहाँ से लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से रिहाइश भी लेते हैं। डैट्स मीन कि शेल्टर वो वहाँ से लेते हैं होस्ट से। शेल्टर जो है वो होस्ट से लेते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स आर एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। अब ह्यूमन बींग के अंदर जो पैरासाइट डिजीज़ कॉज करते हैं उसमें आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोपैरासाइट एंड द सेकंड वन इज़ एक्टोपैरासाइट। द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। वो वाले पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं वो वाले पैरासाइट जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, मतलब कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं मलेरियल पैरासाइट की, टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास द पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, मतलब कि उनकी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, तो ऐसे पैरासाइट जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इंसेक्ट्स की, जैसे कि टिक्स, लाइस एंड मॉस्किटोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। टिक्स तो होते हैं चिपकने वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये जब अगर बॉडी के साथ चिपक जाए तो ये जो है इचिंग कॉज करते हैं, आपको रैशेस हो जाते हैं उस साइड पे। इसके अलावा लाइस जो है, यू आर फैमिलियर विद दिस इज़ ये प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर्स के अंदर और जो है वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से फूड एंड शेल्टर लेते हैं। मॉस्किटोज, एज you all of you are well aware from mosquitoes. These are all the examples of ectoparasites. Worms are larger multicellular organisms that can live inside as well as outside of the body. अब worms यहाँ पे आ जाते हैं। worms जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं बॉडी के इनसाइड भी और बॉडी के आउटसाइड भी, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए होते हैं। Okay class, that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.